नमस्कार। अ, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नान। आज मैं आपके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाग 2 से उच्चतर शिक्षा के अध्याय 9 पर बात करूंगी, जिसका उपविषय है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, भारतीय उच्चतर शिक्षा हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। सबसे पहले जो 9.1 में लिखा गया है कि उच्चतर शिक्षा मनुष्य और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। उच्चतर शिक्षा मानव और मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत आवश्यक है। वर्तमान में भारत ज्ञान आधारित समाज की ओर बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता 21वीं सदी की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य अच्छे चिंतनशील तथा रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना है। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक क्षेत्रों में अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान का प्रयोग समाज में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। छात्रों को सार्थक और संतोषपूर्ण जीवन के लिए तैयार किया जाएगा और व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता में भी विकास किया जाएगा। उसके बाद अगली बात है कौशलों और मूल्यों का निर्धारण। व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक विद्यार्थियों के कौशलों और मूल्यों का एक सेट निर्धारित किया जाए। अर्थात जो कौशल है उनका जो विकास किया जाना है वो सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। टेक्निकल ज्ञान उन्हें अधिक प्रदान किया जाना चाहिए। अगली बात है समाज में जागरूकता। सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को सामाजिक रूप से जागरूक बनाना है, जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। उच्चतर शिक्षा नवाचार का भी आधार बनती है। इसलिए उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना ही नहीं, बल्कि जीवंत और प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना भी होगा। वर्तमान में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की समस्याएं। सबसे पहली जो समस्या है वो है गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षणिक तंत्र। तो जो हमारा शैक्षणिक तंत्र है वो गंभीर रूप से खंडित किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी संकायें हैं वो एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम में पूरी तरह से इसे विभाजित किया गया है। ये जो है वर्तमान में जो नीति लागू हुई है उसका कमी बताई गई है, ड्रॉबैक बताया गया है। अगला है संज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर कम बल। तो जो संज्ञानात्मक कौशल है उनके विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल दिया गया है। जी हमारे पास एक अच्छा इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन यदि उसे सैद्धांतिक ज्ञान तो पूर्ण है, परंतु उसे बल्ब लगाना नहीं आता, पंखा लगाना नहीं आता, जो घर के छोटे-छोटे काम है, स्विच लगाना नहीं आता, तो वो जो मतलब उसका ज्ञान है, उसका अभिप्राय है कि उसको कौशलों का जो उसका विकास है, वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। सैद्धांतिक ज्ञान तो हम कभी भी पुस्तक खोलकर देख सकते हैं, लेकिन हमारा कौशलों का विकास समय पर होना चाहिए। उसके बाद है विषयों का कठोर विभाजन। तो हमारे जो वर्तमान में विषय हैं, संकाय हैं, उनको कठोर रूप से विभाजित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले जो हमारे विद्यार्थी है वो साइंस संकाय के उसमें साइंस में फिजिक्स, साइंस और केमिस्ट्री, बायो का एक सेट बना दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एक सेट बना दिया गया। लेकिन यदि इन विद्यार्थियों की रुचि साइंस के अलावा लिटरेचर में है, हिस्ट्री में है, तो उसको वो नहीं पढ़ सकते। तो ये भी हमारे जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसका एक ड्रॉबैक बताया गया है। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं में अध्ययन करवाया जाता है।
तो जो हमारी वर्तमान में जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाता है, जो कि जैसे स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाता है, तो वर्तमान समय की जो माँग है, वो अंग्रेजी है और जिसे कि इंटेलिजेंसी का मापदंड समझा जाता है, तो आज उसकी डिमांड ज़्यादा है। जबकि जो विद्यार्थी स्थानीय भाषाओं में पढ़कर आता है, उसे कमज़ोर माना जाता है। तो इसको भी एक ड्रॉबैक के रूप में लिया गया है। फिर सीमित शिक्षक संस्थागत स्वायत्तता। तो हमारे जो शिक्षक है वो सीमित है और संस्थागत स्वायत्तता भी की कमी है। अध्यापक को निर्णय लेने की अध्यापकों की कमी रहती है विद्यालयों में और उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती, संस्थागत स्वायत्तता भी नहीं होती। सारा का सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो इसलिए जो इस शिक्षा नीति जो वर्तमान में चल रही है, उसका एक ड्रॉबैक बताया गया है। उसके बाद अगला है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल दिया जाता है कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ पर शोध पर कम बल दिया जाता है। जैसे एक इन्वेंशन है, एक रिसर्च है। इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज़ का आविष्कार करना और रिसर्च मतलब पहले से ही जो चीज़ है हमारे पास उपलब्ध है, उसके ऊपर दोबारा से शोध करके उसमें कुछ नवाचार डालना, वो उस तरह की बात की कमी रहती है। मतलब विद्यार्थी जो है हमारे जो सिद्धांत है उनको ही रटने तक सीमित रहते हैं, उसमें कुछ नया खोजने का प्रयास नहीं करते और इस तरह से शोध पर महाविद्यालयों और विद्यालयों में कम बल दिया जाता है। उसके बाद है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नेतृत्व क्षमता का अभाव रहता है। तो उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भी ये देखने को आता है कि जो नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी है, उसका भी अभाव रहता है क्योंकि अच्छा पद तो कोई भी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्राप्त कर लेता है, परंतु कहीं भी हमारे जो उच्चतर शिक्षा में लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो इसे भी एक ड्रॉबैक माना गया है। फिर बहुत सारे विश्वविद्यालय में अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की कमी पाई जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, जहाँ पर अवर स्नातक मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल तक मतलब किसी एक विचारधारा को विकसित करने का जहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से इन ड्रॉबैक को पढ़ने के बाद जो शिक्षा प्रणाली है 9.3 में ये कहा गया है कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो ये नीति शिक्षा में आमूलचूल बदलाव और नए जोश के संचार के माध्यम में से उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने को कहती है, जिससे सभी युवाओं को उनकी इच्छा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण समान अवसर वाली एवं समावेशी शिक्षा मिल सके। इस नीति के अनुसार वर्तमान उच्चतर शिक्षा में कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। बहुविषयक विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, प्रत्येक जिले में कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर HEI हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। बहुविषयक मतलब जहाँ पर एक ही विश्वविद्यालय में आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई भी लॉ और मेडिकल डिपार्टमेंट को थोड़ा अलग रखा गया है। तो हर तरह की टेक्निकल पढ़ाई और सामान्य ह्यूमैनिटी से जो सब्जेक्ट है उनकी सामान्य पढ़ाई आप कर सकते हैं। वो बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात की गई है इस शिक्षा नीति में 2020 वाली। उसके बाद है संकाय और संस्थागत स्वायत्तता होगी। तो संकाय की स्वायत्तता मतलब फैकल्टी की स्टेबिलिटी की बात की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारे बहुत सारे शिक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन्हें हमेशा भय रहता है अपनी नियुक्ति को, अपने पद को खोने का। तो वो उस तरह की बात का ये जो शिक्षा नीति है वो खंडन करती है और कहती है कि जो फैकल्टी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और संस्था को भी स्वायत्तता दी जाएगी, उन्हें भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र मूल्यांकन में परिवर्तन होगा।
तो विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जो अनुभव है उनको देने के लिए जो हमारा पेडागोजी है और शिक्षण शास्त्र है, उसका जो सिलेबस है उसमें कुछ कमी की जाएगी, मतलब विद्यार्थी के मानसिक स्तर पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। उस और मूल्यांकन में भी जब पूरी शिक्षा नीति को बदला जाएगा, तो निश्चित रूप से मूल्यांकन में भी परिवर्तन किया जाएगा। तो इस तरह से ये शिक्षा नीति बताती है। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना होगी। तो इस शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि जो रिसर्च वर्क है उस पर कम बल दिया गया है, तो उस रिसर्च वर्क को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या एनआरएफ की स्थापना की बात की गई है। उसके बाद है शिक्षण एवं अनुसंधान के आधार पर नियुक्तियां होगी। तो जो नियुक्तियां की जाएगी विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में जो भी नियुक्तियाँ की जाएगी, वो बहुत ही जो अनुभवी अध्यापक होंगे और जिनकी रुचि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में होगी, बहुत अधिक होगी, उन्हीं की नियुक्तियाँ वहाँ पर की जाएगी। उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के लिए एकल नियामक बोर्ड होगा, लाइट बट टाइट वो रहेगा। मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा है और उच्चतर शिक्षा के लिए एक ही बोर्ड होगा, जो एक ही बोर्ड के अंडर वो काम करेंगे और जो नियम बनाने वाला एक बोर्ड होगा। लेकिन वो लाइट और टाइट की बात इसमें की गई है, मतलब वो लाइट होगा, लचीलापन उसमें होगा, बट टाइट होगा, लेकिन स्थायित्व देने वाला होगा। समय की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु वो भी स्थायित्व देने वाला होगा। इस तरह की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। फिर है HEI का गवर्नेंस स्वायत्त स्वतंत्र बोर्डों द्वारा किया जाएगा। तो HEI का मतलब है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो गवर्नेंस है उन्हें फाइनेंस करने की बात की गई है। उसके लिए स्वतंत्र बोर्ड नियुक्त किए जाएंगे और उसके द्वारा उसका गवर्नेंस किया जाएगा। फिर समता और समावेशन में वृद्धि होगी। समता और समावेशन में वृद्धि होगी अर्थात वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में वृद्धि होगी। मतलब जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, गरीब हैं, उनको निजी विश्वविद्यालयों को ये कहा जाएगा कि उनके छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाए। ओपन स्कूल, ऑनलाइन शिक्षा, मुफ्त दूरस्थ शिक्षा और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। उसके बाद जो इसमें मेन चेंजेस किए गए हैं वो है हमारी ग्रेजुएशन। अब जो ग्रेजुएशन है हमारी 4 साल की होगी और ग्रेजुएशन में जो संकाय का विभाजन था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम ये पूरी तरह से खत्म किया जाता है। फिर इसमें एक क्रेडिट सिस्टम डल गया है कि जो 1 साल पूरा करेगा उसको सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो विद्यार्थी 2 साल पूरे करेंगे उन्हें ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा और जो विद्यार्थी 3 साल पूरे करेंगे उन्हें ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। और ये डिग्री जो है आपके यूपीएससी और जो कॉम्पिटिटिव जॉब है उसके लिए आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। और जो 4 साल पूरे करेंगे वो ग्रेजुएशन रिसर्च कहलाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये इसमें एक क्रेडिट सिस्टम जोड़ दिया गया है कि जैसे 1 साल का आपका अध्ययन हो गया और उसके बाद आपके लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो आपका वो 1 साल व्यर्थ नहीं होगा बल्कि वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जिस तरह बैंक में आप खाता खोलते हैं, आपका मनी होती है उसमें सेव होती रहती है, उसी तरह आपकी जो शिक्षा है वो सर्टिफिकेट के रूप में आपके अकाउंट में ऐड की जाएगी। 5 साल बाद 10 साल बाद आपका फिर से पढ़ने का मन करेगा तो आप जीरो से शुरू ना करके दूसरे साल से शुरू करेंगे। तो इस तरह ये क्रेडिट सिस्टम इस प्रणाली में शुरू कर दिया जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 और 2 साल की होगी। जो विद्यार्थी 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन डिग्री करेगा, उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2 साल की होगी। और जो विद्यार्थी 4 साल की ग्रेजुएशन रिसर्च करेगा उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की होगी। और एमफिल को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और पीएचडी का जो समय है वो 4 साल कर दिया गया है। दूसरी बात जो है बीएड है,
वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स अलग से कर दिया गया है। जिसे शिक्षण के क्षेत्र में जाना है, वो बीए प्लस बीएड 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत कर सकता है। और इसके बाद 1 और 2 साल की बीएड का भी प्रावधान रखा गया है। जो विद्यार्थी 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन डिग्री करेगा, वो 2 साल का उसे बीएड कोर्स करना पड़ेगा, और जो विद्यार्थी 4 साल का ग्रेजुएशन रिसर्च करेगा, उसे 1 साल का बीएड कोर्स करना होगा। अब जो इसके की पॉइंट्स है, वो है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम इसमें लागू कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर आप 1 साल के बाद छोड़ के जाते हैं, तो आपको दोबारा से दूसरे साल एंट्री मिल जाती है। आप चाहे जितनी मर्जी बार छोड़ के जाओ, जब आपका मन करता है कि अब आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फिर से एंट्री हो जाएगी, और जब आपका मन करता है आप छोड़ दो, तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम भी इसमें हो गया है। फिर एमफिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और इसमें जीडीपी 6% करने की बात की गई है। इससे पहले भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई थी, चाहे वो 1968 की थी या फिर 1986 की थी, उसमें भी जीडीपी जो है, शिक्षा पर जो खर्च किया जाएगा, वो 6% करने की बात कही गई थी, लेकिन उसका जस्ट हाफ भी शिक्षा पर खर्च होता रहा है। दूसरा, इसमें क्रेडिट सिस्टम आपको अभी मैंने कहा है कि आपका बैंक में जो अकाउंट की तरह जैसे पैसा आपका बढ़ता रहता है, अकाउंट को आपका खुल जाता है, उसी तरह जैसे ही आप ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, तो उसी तरह आप 1 साल यदि पूरा करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल में ग्रेजुएशन डिग्री और 4 साल में ग्रेजुएशन रिसर्च मिलता है। और इसमें अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। फिर इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात की गई है, वो कही गई है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो विश्व की टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी हमारे देश में अपनी ब्रांचेज खोल सकती है, और हमारे विद्यार्थी वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था कि हमारे जो अध्याय 9 है, उसमें उस गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, ये आज हमने इस बात इसके माध्यम से जाना। थैंक यू।